नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा आप सभी जानते हैं कि एग्जामनाथ परिवार उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, जो कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी 60,240 की है, उसकी तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट अनवरत आपको उपलब्ध करा रहा है। वो ऐसे प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं आपको परीक्षा हाल में बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि वो संभावित प्रश्न हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं आपको परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होगा, आपको महत्वपूर्ण लगने वाले हैं और वो परीक्षा में कहीं ना कहीं प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कुछ इसी दौरान कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हमारे संपर्क में आए जिन्होंने रिक्वेस्ट की, जिन्होंने डिमांड की कि सर प्लीज यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे उन छात्राओं के लिए भी कुछ कीजिए आप, जिससे जो अंग्रेजी की एक प्रॉब्लम्स आज ग्रामीण परिवेश में बच्चों के साथ बनी हुई है उसको दूर किया जा सके। क्योंकि एक ग्रामीण अंचल की अगर हम बात करें, अंचल की बात करें, तो अंग्रेजी को एक हवा बना के पेश किया जाता है कि हम कैसे समझेंगे, प्रश्न तो समझ ही नहीं आएगा, फिर कैसे हम उत्तर दे पाएंगे। बहुत सारे ऐसे चीजों का एक समझ लीजिए एक वो ख्याली पुलाव है जो कि समाज में व्याप्त है। अंग्रेजी कुछ नहीं है, अगर आप उसको समझना चाहें तो अंग्रेजी से अच्छी लैंग्वेज आपको दूसरी नहीं मिलने वाली है। तो उनको ध्यान में रखते हुए मैं आज से डेली आप लोगों को चैप्टर वाइज कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूं जो आपको परीक्षा हाल में देखने को भी मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने इन प्रश्नों की तैयारी कर ली तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 80% से अधिक प्रश्नों के उत्तर आप साल भर पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, अगर आपने इन वीडियोस के क्वेश्चंस को देख लिए हैं तो 80% से ज्यादा आप स्कोर करने वाले हैं। ये मेरी गारंटी है, ये शेखर की गारंटी है। तो आज समय को वेस्ट नहीं करते हैं और बढ़ते हैं। आज जो हमारा पहला चैप्टर है यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट इंग्लिश का, वो है द लास्ट लेसन। तो द लास्ट लेसन से 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आज मैं आया हूं। देखते हैं आज के हमारे वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। तो समय को वेस्ट नहीं करते हैं, बढ़ते हैं अपने पॉइंट की ओर। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। सबसे पहले मैं ये बता देता हूं चैप्टर का नाम क्या है, द लास्ट लेसन। और इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है अल्फोंसे डॉटेन ने। अल्फोंसे डॉटेन ने लिखा है और ये ओरिजिनली पब्लिश्ड कब हुआ है? ये है पब्लिश्ड हुआ है 1873। अल्फोंसे डॉटेन was a French novelist and the last lesson was originally published in 1873. The last lesson को फ्रेंच नॉवेलिस्ट अल्फोंस डॉटेन ने लिखा है और ये 1873 में पहली बार पब्लिश्ड हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड क्या था? हाउ वाज इट इंपॉर्टेंट? और ये कैसे महत्वपूर्ण था? आंसर मैंने लिखा है और ये आंसर्स बहुत ही साधारण शब्दों में आपको दिए गए हैं। बहुत ही साधारण शब्द, ऐसे शब्दों में दिए गए हैं जो कहीं ना कहीं आपको रटने की आवश्यकता, एक जो रटंत प्रणाली है उसको दूर किया जा सके। बुलेटिन बोर्ड वाज द ओनली मीडियम। बुलेटिन बोर्ड क्या था? तो बुलेटिन बोर्ड वाज द ओनली मीडियम, ये एकमात्र मीडियम था टू कन्वे, दर्शाने के लिए, बताने के लिए, जताने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए द मैसेज एंड न्यूज, समाचारों को और संदेशों को टू द कॉमन मास। कॉमन मास का मतलब है यहां पे साधारण सी जनता। साधारण जनता तक समाचारों को और संदेशों को पहुंचाने का एकमात्र साधन क्या था? बुलेटिन बोर्ड था। जैसा आप सभी जानते हैं आज हमारे पास बहुत साधन है, मोबाइल फोन है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, आपके पास टीवी है, बहुत सारे ऐसे साधन है, बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आपका ट्विटर हो गया, आपका फेसबुक हो गया, बहुत सारे साधन है जिसके माध्यम से आप कहीं ना कहीं समाचारों को, संदेशों को लगातार अनवरत प्राप्त करते रहते हैं। किंतु उस दौर में अगर हम 1873 की बात करें तो उस दौर में एकमात्र साधन था बुलेटिन बोर्ड, जो कि सर्वसाधारण तक
जो सामान्य सी जनता थी, जो आम जनमानस था, उन तक बातों को पहुंचाने का एकमात्र साधन, एकमात्र मोड कौन सा होता था? वो था बुलेटिन बोर्ड। तो समझ में आया बुलेटिन बोर्ड क्या था? बुलेटिन बोर्ड वॉज द ओनली मीडियम टू कन्वे द मैसेज एंड न्यूज टू द कॉमन मॉस। जो साधारण सी जनता तक समाचारों को और संदेशों को पहुंचाने का एकमात्र साधन क्या था? वो था हमारा बुलेटिन बोर्ड। देखिए इसी में एक क्वेश्चन और था कि हाउ वाज इट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट कैसे था? यहां पे देखिए आंसर मैंने दिया है, इट वाज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट था बिकॉज इट वाज द ओनली मीडियम, क्योंकि ये क्या था? एकमात्र माध्यम था, एकमात्र मोड था ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत का, बिटवीन द ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स का मतलब यहां पे है सरकारी, या सरकारी जो पद पे लोग हैं, या कह दिया जाए सरकार, एंड द पब्लिक। पब्लिक मीन्स आम जनमानस या साधारण सी जनता। तो साधारण सी जनता और सरकार के बीच में बातचीत करने का एकमात्र साधन कौन सा होता था? बुलेटिन बोर्ड था। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट था। ये इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट था, ये एकमात्र साधन था सरकार और आम जनमानस के बीच बातचीत करने का, और ये कारण था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड फ्रॉम नोटिस। सॉरी यहां पे फ्रॉम नहीं होना चाहिए, यहां पे फ्रॉम की जगह पे कर लीजिए आप फ्रेंच होना चाहिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस, फ्रेंच ने क्या नोटिस किया? दैट वाज अनयूजुअल, जो अटपटा सा लगा, अबाउट द स्कूल, स्कूल के लिए, दैट डे, उस दिन फ्रेंच ने क्या महसूस किया, क्या फील किया, उसने क्या नोटिस किया जो स्कूल के लिए अनयूजुअल था, अटपटा सा था उस दिन? आंसर है हिज टीचर एम हेमेल वॉज इन हिज बेस्ट संडे सूट। आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो चैप्टर में बताया गया है कि जो एम हेमेल साहब हैं वो बहुत ही कम अवसरों पे अच्छे कपड़े पहनते थे, लेकिन अगर हम उस सुबह की बात करें जब फ्रेंच को अनयूजुअल लगा, अटपटा सा लगा, उस दिन क्या था? जो टीचर महोदय हैं, जो अध्यापक हैं एम हेमेल साहब, वॉज इन हिज बेस्ट संडे सूट, वो संडे सूट में थे और बेस्ट संडे सूट में थे, मतलब बहुत अच्छे पोशाक में थे, बहुत अच्छे कपड़े उन्होंने धारण कर रखे थे। हिज बिहेवियर वॉज वेरी पोलाइट, और उनका जो नेचर था, उनका जो बिहेवियर था उस दिन का, जो एक उनका बातचीत करने का तरीका था, वो बहुत ज्यादा पोलाइट था, बहुत ज्यादा विनम्र था। जबकि एम हेमेल साहब बड़े स्ट्रिक्ट टीचर थे, बहुत सख्त टीचर माने जाते थे, लेकिन उस दिन, जिस दिन फ्रेंच को अटपटा सा लगा, क्यों अटपटा लगा? क्योंकि टीचर जो है एम हेमेल साहब वो अच्छे कपड़े पहने हुए थे और जो उनका बिहेवियर था वो क्या था? बहुत पोलाइट था। द क्लास वॉज पीसफुल, और क्लास बहुत शांत थी, जबकि साधारण दिनों में ऐसा नहीं होता था, क्लास में बहुत ज्यादा शोर शराबा हुआ करता था, लेकिन उस दिन द क्लास वॉज पीसफुल, बहुत शांतमय था, बहुत शांत वातावरण था। एंड सम एल्डरली पर्सन्स, और कुछ बड़े उम्र के लोग, अधेड़ उम्र के लोग, जो अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे, वर सिटिंग ऑन द बेंचेस, वो भी बेंचों पे बैठे हुए थे, इन द बैक ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम के पीछे। तो कुछ ऐसे भी पर्सन थे, एल्डरली पर्सन थे, बड़े बड़े उम्र के लोग थे जो क्लासरूम में बेंचों पे पीछे बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर एक व्यक्ति बहुत ही दुखी दिखाई पड़ रहा था। तो इन्हीं चीजों को देख करके जो फ्रेंच है, जो बच्चा है, जो एक स्टूडेंट है इस चैप्टर में, द लास्ट लेसन में, फ्रेंच को अटपटा सा लगा कि ये तो साधारण दिनों में ऐसा नहीं होता है, बट आज एम हेमेल अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, जो उनके कपड़े हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनका नेचर आज बहुत पोलाइट है। कुछ ऐसे एल्डरली पर्सन्स भी क्लासरूम में बैठे हुए हैं और बहुत पीछे बैठे हुए हैं, जिनकी पढ़ने की उम्र अब नहीं है, किंतु फिर भी वो क्लासरूम में सबसे पीछे बैठ करके पढ़ रहे हैं, और हर एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा दुखी दिखाई दे रहा था। इन्हीं सभी चीजों को देख करके फ्रेंच को अटपटा सा लगा उस दिन। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल दैट डे। मतलब
व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, कौन से वो आदेश थे जो परिवर्तन ला दिए कॉज इन स्कूल दैट डे, उस दिन स्कूल में वो कौन से नियम आए थे। चलिए, तो द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन इजेक्टेड फ्रेंच फ्रॉम द स्कूल, ये ऑर्डर आया था कि आज से फ्रेंच लैंग्वेज को बाहर कर दिया जाएगा, इजेक्टेड कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा स्कूल्स से। ये आदेश आया था बर्लिन से कि आज से फ्रेंच लैंग्वेज को स्कूल से इजेक्ट कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। जर्मन वॉज टू बी टॉट, और अब फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई नहीं होगी, अब क्या होगी, जर्मन वॉज टू बी टॉट, केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी इन इट्स प्लेस, इसके स्थान पे। अब फ्रांस में ही फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़ाया जाएगा, ये बर्लिन से आदेश आया है और बताया गया है कि आज से फ्रेंच लैंग्वेज की जगह पे कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी, तो जर्मन भाषा को आज से पढ़ाया जाएगा, किसकी जगह पे, फ्रेंच लैंग्वेज की जगह पे। हेंस इस तरीके से द फ्रेंच टीचर हैड टू लीव द स्कूल, और जो फ्रेंच टीचर है उनको स्कूल से बाहर जाना पड़ेगा। जैसा कि चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एम हैमेल साहब जो है, वो एम हैमेल साहब किस लैंग्वेज के टीचर है, वो फ्रेंच लैंग्वेज के ही टीचर थे, और फ्रेंच लैंग्वेज को क्या किया गया है, बाहर कर दिया गया है। तो जब फ्रेंच लैंग्वेज ही नहीं पढ़ाई जाएगी तो जो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर्स होंगे उनको भी स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही सैड न्यूज थी उन सभी टीचर्स के लिए, उन सभी फ्रेंच सिटीजन्स के लिए जो कि फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ना चाहते थे। हर एक व्यक्ति, जैसा हम ही है, अगर हम भारत में रहते हैं तो हिंदी हमारी क्या है, हमारी मदर टंग है। अगर कोई देश आकर के ये कहे कि नहीं आज से आपको हिंदी नहीं पढ़नी है, आपको हमारे देश की भाषा को पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं दुखी तो यार हम भी होंगे। बिल्कुल फ्रेंड्स, दुखी हर एक व्यक्ति होगा जो उस देश में रहता होगा। तो उस दौर में एम हैमेल साहब फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे, और बर्लिन से आदेश आया है कि आज से फ्रेंच लैंग्वेज को फ्रांस में नहीं पढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स आज का कि व्हाट डिड एम हैमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। एम हैमेल ने क्या कहा अबाउट द लैंग्वेज, भाषा को लेके, एंड इट्स इंपॉर्टेंस, और इसके महत्व को लेके। प्रश्न आपको समझ में आ गया। जो एम हैमेल टीचर हैं, जो एक फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं, वो पढ़ाते हैं फ्रांस में, उन्होंने व्हाट डिड एम हैमेल, प्रश्न को पहले समझिए, आंसर आपको बहुत आसानी से मिल जाने वाला है अगर प्रश्न की प्रवृत्ति को आप समझ गए। प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि व्हाट डिड एम हैमेल से, एम हैमेल ने क्या कहा अबाउट द लैंग्वेज, भाषा को लेके, एंड इट्स इंपॉर्टेंस, और इसके महत्व को लेके। तो क्या कहा है, आंसर देखिए, एम हैमेल सेड दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। एम हैमेल जो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं, उन्होंने कहा कि ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, सबसे अच्छी लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, संसार में। संसार में अगर बेस्ट लैंग्वेज है, ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, तो वो कौन सी है, वो है फ्रेंच लैंग्वेज। ये कौन कहता है, एम हैमेल साहब कहते हैं, जो एक टीचर है फ्रेंच लैंग्वेज के। तो एम हैमेल सेड दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, ऐसा ही नहीं कि केवल वो ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज भी है। क्लियरेस्ट का मतलब बहुत ही स्पष्ट लैंग्वेज है, क्लियर हर एक चीजों को कर देता है। द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज भी है अकॉर्डिंग टू एम हैमेल, हु वाज द टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। ही फर्दर सेड, इसके अतिरिक्त वो और कहते हैं, ही यहां पे कौन है, एम हैमेल साहब कहते हैं कि they must guard it among them and never forget it। वो कहते हैं कि सबको इसकी रक्षा करनी चाहिए, इस लैंग्वेज की रक्षा करनी चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी इसे भूलना नहीं चाहिए। तो ये ओपिनियन है एम हैमेल के, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं। उन्होंने इस बात को फ्रांस की जनता से कहा है कि आपको इस लैंग्वेज की रक्षा करनी चाहिए, उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि ये बेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, लॉजिकल लैंग्वेज और क्लियरेस्ट लैंग्वेज की संज्ञा एम हैमेल साहब देते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12? क्या होता है, क्या हुआ व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12? जब चर्च क्लॉक ने 12 बजाए तो क्या हुआ? देखते हैं क्या हुआ। व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च क्लॉक ने 12 बजाए, देन देयर वाज द, यहां पे देखिए एंगुलर नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए एंजेलिस, जिसका मतलब होता है प्रार्थनाएं। क्या होता है यहां पे, मतलब प्रार्थनाएं। ठीक है, ये यहां पे मिस प्रिंट है, मिस टाइपिंग है। तो व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च क्लॉक ने 12 बजाए, देन देयर वाज द एंजेलस, प्रार्थनाएं हुई, एंड द ट्रम्पेट ऑफ द पर्सियन सोल्जर्स। और क्या हुई? ट्रम्पेट का मतलब होता है तुरही। क्या होता है? तुरही। किसके तुरही? तुरही समझ रहे हो, बीन वीन को बोलते हैं, अगर साधारण से शब्दों में हम समझना चाहे तो पर्सियन सोल्जर्स, जो पर्सिया के सोल्जर्स थे, उन्होंने तुरहियां बजाई और प्रार्थनाएं हुई। कब? जब चर्च क्लॉक ने 12 बजाए। एम हैमेल स्टूड अप, एम हैमेल जो टीचर है वो खड़े हो गए, एंड टेकिंग ए पीस ऑफ चाक, और उन्होंने एक चाक, एक खड़िया, चाक समझते होंगे, लिखने वाला चाक, जिसको हम हिंदी में खड़िया बोलते हैं। जैसा कि पहले श्यामपट यूज होता था, काला वाला बोर्ड, और उसपे चाक से लिखा जाता था। तो एम हैमेल खड़े होते हैं और उन्होंने क्या उठाया? टेकिंग ए पीस ऑफ चाक, उन्होंने एक चाक उठाई, रोट, लिखा, और क्या लिखते हैं? वाइवा ला फ्रांस। वाइवा ला फ्रांस का मतलब फ्रांस अमर रहे, फ्रांस अमर रहे। तो ये है प्रश्न हमारा, क्या था? व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12? जब 12 बजते हैं तो क्या होता है? यही होता है कि पर्सियन सोल्जर्स तुरैया बजाते हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, और एम हैमिल जो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर है वो खड़े होते हैं और ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। और लिखते क्या है? वाइवा ला फ्रांस। वाइवा ला फ्रांस की हिंदी होती है फ्रांस अमर रहे। तो फ्रेंड्स, ये आज 5 प्रश्न थे द लास्ट लेसन नामक चैप्टर से, जो कि ये ऐसे 5 प्रश्न थे जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो हमारी मेहनत के लिए, हमारे प्रोत्साहन के लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए आप एक लाइक, और ऐसे विद्यार्थियों तक इन मैसेज को, इस लिंक को जरूर पहुंचाइएगा जिसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक